Hello and welcome to this special show, the CNBC TV18 ZWorks Smart Manufacturing event, where we focus on technologies for the future. What role can the center and also states play in boosting India's manufacturing prowess, making India's goods more competitive globally, and also giving a boost to startups, ensuring they get a level playing field in the future? The theme today, the big theme that we will be discussing through the day, beyond transition, integrating new age companies to reshape the manufacturing ecosystem. And who better to discuss this with? We have with us the Maharashtra Industries Minister, Mr. Uday Samant, somebody who has just returned from Davos. Remember, they signed at least 20 MOUs worth 2.5 lakh crores. Of course, we have to see how they are implemented on the ground, but of course, there is a great push to bring investments into Maharashtra, bring manufacturing to Maharashtra. But before we start, I think something that our audience and all our industry veterans, and I would like to thank all of them for joining us today. It really means a lot to us to have you here. I think उदय जी एक चीज जो सब जानना चाहेंगे वो है राम टेम्पल की इनॉग्रेशन जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ये अगले 1000 साल की फाउंडेशन सेट करता है तो अगर आज आप इंडस्ट्री को एक रोड मैप देना चाहें, एक मैसेज देना चाहें राम टेम्पल इनॉग्रेशन के बाद, इसका मतलब क्या है भारत की इकोनॉमी के लिए? एक 3-4 दिन पहले मैं जब दावोस में गया था और वहाँ महाराष्ट्र के लोग हमको मिले थे, भारत देश के लोग मिले थे। तो वहाँ का जो हमने माहौल देखा, वहाँ भी सब राममय हो गया था और उनकी भी इच्छा ये थी, उनकी ये पूर्वजों की इच्छा ये थी, उनकी भी ये थी कि राम मंदिर बन जाए और मैं ये राम मंदिर को इस तरह से देखता हूँ कि इकोनॉमी में चेंज होगा। जब एक आदमी अयोध्या में जाएगा, वो पूरा टूर करके आएगा, इकोनॉमी में बदलाव लाएगा और जब एक टूरिस्ट आता है, तो 10, 12, 15 लोगों को रोज़गार देके जाता है। इसलिए ये देश के लिए नहीं, विश्व के लिए माइलस्टोन है। डावोस की आपने बात की। अ, हर साल बड़े-बड़े मंत्री भारत से जाते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, स्टेट्स में बड़ा कॉम्पिटिशन रहता है इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए। इस डावोस विज़िट की आपकी अहमियत क्या रही? क्योंकि पिछली बार जैसे आप गए, कम से कम 1,50,000 के एमओयू साइन हुए थे। इस बार आपने कहा कि 2,50,000 के एमओयू साइन होंगे, 20 एमओयू कम से कम साइन होंगे। अ, कितना आप कर पाते हैं इन एमओयूज़ की वजह से? कितना बेनिफिट एक्चुअली स्टेट्स को होता है? पिछले साल हमने किए वो 86% हमने इम्प्लीमेंट किए और इस साल हमने जो किए, वो महाप्रीत के 72,000 के किए और हमारे इंडस्ट्री ने 3.50 लाख्स करोड़ के हमने किए हैं और ये करने से पहले हमने क्या किया? तो होमवर्क किया। किसको लैंड चाहिए, किसको इंसेंटिव चाहिए, किसको वाटर सब्सिडी चाहिए, किसको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो एमओयू हमने किए हैं उस एमओयू से जो इंडस्ट्रीज़ थे उनको 60% लैंड हमने अलॉट कर दिए पहले ही। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ। अभी जेम्स एंड ज्वेलरी का हमने 50,000 करोड़ का किया है, उनको हम नवी मुंबई में 22 एकड़ लैंड हमने दी है, वह काम भी शुरू हो गया है। अदानी साहब के साथ हो गया, वो उनका खुद का 50,000 करोड़ का डेटा सेंटर कर रहे हैं, उनके पास लैंड है। हमने एक बल्क पेपर कंपनी का जो एमओयू किया है 25,000 करोड़ का, उसको लैंड रायगढ़ में हमने दी है। लॉयड्स करके एक कंपनी है गढ़चिरौली में। अभी गढ़चिरौली में हमने ज़्यादा फ़ोकस क्यों किया है? तो आपको मालूम है कि गढ़चिरौली इज़ अ नक्सलिस्ट एरिया। तो हम उसका नाम बदलना चाहते हैं कि जो आतंकवादी ज़िला है, जो नक्सलवादी ज़िला है, वो उद्योग नगरी क्यों नहीं बने? इसलिए हमने 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च करने का फाइनल किया और उसमें से 40,000 करोड़ का लॉयड्स का है। लेकिन ये भी हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया कि उसका लैंड 1,000 हेक्टेयर का हम जाने से पहले 8 दिन पहले उसको देखे आए। इसलिए जो हमने एमओयूज़ किए हैं, वो सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं किए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए किए हैं और वो एक्चुअल फैक्ट है और एक्चुअल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आप बहुत बड़े नेता हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि निचोड़ क्या था कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियां, बड़े-बड़े देश जो आज भारत से ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, वो भारत से क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि भारत एक चाइना का अल्टरनेटिव बन जाएगा। लेकिन ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियां जो आपकी समझ में आ रहा है, वो क्या चाहती है भारत से? अगर मैं एक वहाँ की बात बोलूँ तो हर एक को ऐसा लगेगा कि मैं पॉलिटिक्स ला रहा हूँ, लेकिन वो 3 दिन में जो-जो इंडस्ट्रीज़ हमको मिला, जो-जो स्टेट का मिनिस्टर हमको मिला, जो-जो कंट्री का मिनिस्टर हमको मिला, उसने पहली एक ही बात की कि ये 6-7 साल में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने भारत देश को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी तरह से प्रेज़ेंट किया है।
अब ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो अभी अपोज़िशन वाले हैं करेंगे, लेकिन जो फैक्ट है, मैं आपको बोल देता हूँ। महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियलिस्ट जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, वो भी हमसे मिले। यूएई के सब लोग हमसे मिले, सिंगापुर से मिले, दक्षिण कोरिया के मिले। और एक तो फाइनल हो गया है कि चाइना की जो गैप है वो इंडिया भर रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन भारत ने एक अपना खुद का इमेज इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिस्ट में बना लिया है और उसकी वजह से ही अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा एमओयू हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से गुजरात में एक इवेंट हुआ था, अभी एक 8-10 दिन पहले, तो वहाँ 28 लाख करोड़ के एमओयू हो गए वहाँ। तो वो देख के हमने पहले ही फाइनल किया है कि जून के फर्स्ट वीक में हम मैग्नेटिक महाराष्ट्र करने जा रहे हैं। अभी मैग्नेटिक महाराष्ट्र करने की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पे ऐसे नहीं है। वहाँ उसमें एग्रीकल्चर आएगा, उसमें एजुकेशन आएगा, उसमें एमएमआरडी आएगा, सिडको आएगा, उसमें टूरिज़्म आएगा। तो ये सबको लेके हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है, लेकिन उससे बढ़िया काम करने का है महाराष्ट्र में। ऐसा दिमाग में सोच के अभी मैग्नेटिक महाराष्ट्र भी जून में हम कर रहे हैं। अच्छा लगा ये सुन के। मैं आपसे स्किलिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। क्या आप ये बात मानते हैं कि स्किलिंग का एक होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात, दूसरा होता है लेबर को, वर्कफोर्स को अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 30 साल की जो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ आनी है, उनके लिए तैयार करने का। क्या आप मानते हैं कि इस पे फोकस लगाना बहुत ज़रूरी है? आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? नहीं, इसके ऊपर फ़ोकस लगाना बहुत ज़रूरी है और महाराष्ट्र उसके ऊपर फ़ोकस लगा रहा है। आज तक एमआईडीसी का काम क्या था? लैंड देना, लेना, लैंड एक्विजिशन करना, इंडस्ट्रियलिस्ट को देना और फार्मर लोग हैं उनको कॉम्पेंसेशन देना। अभी हमने ऐसा फाइनल किया है कि हर एक रीजन में खुद का एमआईडीसी का स्किल सेंटर रहेगा। उसका टेंडर भी हमने निकाला है और एक स्किल सेंटर ऐसा रहेगा जो इंटरनेशनल स्किल सेंटर है। वो कळंबोली में हम 500 करोड़ रुपया खर्चा करके बना रहे हैं और ये चेन बना रहे हैं 6 स्किल सेंटर का। और हमने ऐसा सोचा है कि रिक्वायरमेंट क्या है? अभी सोचो, अभी तळेगाँव में कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है या डेटा सेंटर नवी मुंबई में आ रहा है, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की? तो उस सब लोगों को वैसा ट्रेनिंग देके अगर हमने उनको वहाँ भेज दिया तो जॉब जनरेशन बहुत होगा और इसकी तरफ से हम बढ़ रहे हैं। अभी हमारे 6 जो स्किल सेंटर हैं, यानी पूना में हो रहा है, कळंबोली में हो रहा है, अमरावती में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है, नासिक में हो रहा है। तो ये सब स्किल सेंटर हम चेन से बांध लेंगे और जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ सिखा के उनको भेज देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप कुछ ही शब्दों में हमें समझा पाएँ कि अगले 10 साल में आप कहाँ चाहते हैं कि महाराष्ट्र पहुँच जाए, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री पहुँच जाए, किन सेक्टर्स में आगे बढ़े, वो क्या होंगे? मैंने जो अभी ग्रोथ देखी है इंडस्ट्री की, तो वो पहला महाराष्ट्र देश का डेटा सेंटर हब बन जाएगा, क्योंकि हमारी आईटी पॉलिसी अच्छी है। आईटी पॉलिसी में हमने अभी डेटा सेंटर इंक्लूड कर दिया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी हमें अच्छी तरह से की है। देश की पहली एआई पॉलिसी वो अभी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब लंदन में गया था तब महाराष्ट्र के लोग जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं एआई पे, वो सब हमको मिले थे और उन्होंने बोला कि ऑटो सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, जो कुछ सेक्टर है उसमें एआई का अभी पूरा ये रहेगा और इसके लिए एआई पार्क अगर आपने बनाया महाराष्ट्र में, वो देश का पहला पार्क रहेगा। लेकिन उसमें भी बाइफरकेशन करो, एग्रीकल्चर का अलग, ऑटो सेक्टर का अलग, एजुकेशन का अलग, होटल इंडस्ट्री का अलग। इसलिए पहले उसके लिए एआई पॉलिसी बनाना पड़ेगा और एआई पॉलिसी के ऊपर हमें हम ध्यान दें और देश की ये पहली पॉलिसी है, एआई पॉलिसी। अभी सीडीसीपीआर जो हमारा 5 बरस नहीं था, अभी हमने वो डिक्लेयर कर दिया। आईटी पॉलिसी जो है वो 2016 में पहले ही देवेंद्र जी ने की थी। 5 बरस के बाद वो वापिस करना चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अभी वो पॉलिटिक्स में नहीं जाता। लेकिन मैंने 2022 में अभी जो आईटी पॉलिसी की है, इसकी वजह से जो सरकार ने की है, इसकी वजह से डेटा सेंटर बहुत महाराष्ट्र में आएँगे। एफडीआई में भी जो 3 साल पहले पीछे गया था, जो अभी 1 बरस में 1 नंबर पे है, वो आगे भी 1 नंबर पे रहेगा। एआई पे आप कैसे बढ़ना चाहेंगे? बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो सब जानना चाहेंगे, इस पे क्या काम हो रहा है, पूरी दुनिया में डिबेट हो रहा है, सब चाहते हैं कि एक ग्लोबल सिंक्रोनाइज़ेशन हो, पूरी दुनिया में एक तरह के ही रूल बेस्ड ऑर्डर हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बिकॉज़
एआई से लेके काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, गलत चीज़ें भी जा सकती हैं बाहर, लोगों को मिसलीड भी किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी कैसी होगी? इसके क्या पिलर होंगे? और क्या आप पहले केंद्र की पॉलिसी का वेट करेंगे? एक तो ऐसा है कि एआई के ए और बी 2 साइड है, सबको अभी पता चल गया है। जितना अच्छा है उतना एआई का बुरी तरह से भी वो किया जाता है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन ये पॉलिसी करते वक़्त जब ये इंडस्ट्री पे हम करेंगे तो इंडस्ट्री में जो आज चल रहा है, वो अच्छा देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसका नेगेटिविटी क्या होगा, वो सब फाइनल करके ही एआई पॉलिसी करेंगे। नहीं तो एआई पॉलिसी लाने के बाद 2 बरस के बाद ऐसा हो जाए कि एआई पॉलिसी हमने लाया और इंडस्ट्री के ऊपर परिणाम हो गया। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। एआई के जो तज्ञ लोग हैं, जो बाहर के रहेंगे, इंडिया के रहेंगे, उनके साथ बैठ के ये एआई पॉलिसी हम करने वाले हैं। और एआई पार्क का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और हमने शुरू किया। तो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो रुकाएँगे, पॉज़िटिव की जा रहा है तो करेंगे। पिछले साल से हम देख रहे हैं कि थोड़ा फंडिंग टाइट हो गया है स्टार्टअप्स का। जो इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, आप वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका सप्लाई चेन कितना स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट आगे के लिए कितना रेज़िलिएंट है, कितना अच्छा है। फंडिंग उतनी नहीं मिल रही है। पीएसयू बैंक्स उतना लेंड नहीं करते हैं। कई बार कहते हैं कि स्टार्टअप्स जो नई-नई कंपनियाँ आ रही हैं, इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बड़ी-बड़ी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जैसे पीएलआई स्कीम हो गई, उनमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज़ जो टिकट साइज़ होता है, शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही इतना बड़ा होता है। इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इस स्टार्टअप्स के बारे में मेरा तो उसकी तरफ देखना ऐसा है कि 50,000 से लेके 50,000 करोड़ तक जो नया कोई शुरू करने वाला है वो स्टार्टअप में आ जाता है। तो हर एक को रेड कारपेट देना चाहिए। जो 50,000 वाला है उसको भी देना चाहिए और जो 50,000 करोड़ वाला है उसको भी देना चाहिए। लेकिन ये करते वक़्त उनको जो दिक्कतें आ रही हैं वो सॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप के बारे में हमने अभी दावोस में जो एक कॉन्फ्रेंस की थी, उनका ये कहना था कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया में या महाराष्ट्र में शुरू करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। उनको और क्या बेनिफिट्स चाहिए वो उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो हम तो सुनने वाले हैं कि हमने जो किया है वही सच्चे है, ऐसा बात नहीं। तो हमने एक कमेटी बनाने का अभी सोच लिया कि स्टार्टअप के लिए, छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए उनको क्या दिक्कतें आ रही है, वो कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, हुँ। वो हम कमेटी बना रहे हैं। अभी 7-8 दिन में हम बनाएंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है स्टार्टअप करने वाले, उसमें जो काम करने वाले उनको भी हम लेंगे और बाद में अच्छा पॉलिसी लेके आगे जाएँगे और हम उसको पूरा गवर्नमेंट की तरफ से उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप्स है, वो महाराष्ट्र में आने के लिए जो-जो करना चाहिए, वो ये सरकार करेगा। कम से कम 30% एफडीआई जो भारत में आया, उसमें से एटलीस्ट 30% 2020 और 2023 के बीच महाराष्ट्र से आया। पिछले 6-7 महीने में जो हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कम से कम 30,000 करोड़ तक का एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। अगले 6 महीने, 1 साल में आप कितना एफडीआई आते हुए देखते हैं और किन सेक्टर में? नहीं, ये तो अभी एक जो गलत बात बताई जा रही है कि जो हमने डावोस में इन्वेस्टमेंट जो की है, वो सिर्फ़ महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ लेके जाके की है। तो ये गलत है, हर एक प्रोजेक्ट में एफडीआई है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो अभी 30,000 करोड़ का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, ये जो आपने बात कही, इसके लिए किसी ने एफर्ट्स नहीं लिया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बदली, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट प्रो इंडस्ट्री है, हेल्प करने वाली है, कहाँ भी कंट्रोवर्सी नहीं है और स्टेबल है। ये जब सबको पता चला तब अपने आप भी एफडीआई यहाँ आ रहा है। और जो हमने 3.5 लाख करोड़ के अभी एमओयूज़ किए हैं, उसमें हर एक में एफडीआई है। तो ये साल नहीं, अभी हर साल महाराष्ट्र एफडीआई 1 नंबर पे रहेगा। कुछ क्लस्टर्स हैं जो महाराष्ट्र में आप डेवलप करना चाहते हैं। नवी मुंबई की बहुत बात हो रही है। कोई और ऐसे क्लस्टर हैं जिनको आप डेवलप करना चाहेंगे अगले 5 से 10 साल में? नहीं, हमारा तो थोड़ा अभी फ़ोकस समृद्धि महामार्ग जो अभी हुआ है, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, उसके आजू-बाजू में जो लैंड है गवर्नमेंट की, एमएमआरडीए की है या एग्रीकल्चर लैंड है, वो अगर हमको मिले, एमआईडीसी को मिले, तो हम वहाँ एक-एक हर एक प्रकार का नोड बनाना चाहते हैं। अभी हम जब दक्षिण कोरिया में गए थे, तब फिलिप्स की सब लोग हमको मिले थे। वो भी वहाँ कुछ काम के लिए आए थे। उन्होंने बोला कि अगर हमको एक 500 एकड़ का, 1,000 एकड़ का लैंड वहाँ दिया, समृद्धि महामार्ग के बाजू में,
तो हम वहाँ मेडिसिन डिवाइस का नोड बना सकते हैं। तो ऐसा फ़ोकस करके ऑटोमोबाइल करेंगे, एजुकेशन का करेंगे, रियल एस्टेट का करेंगे, यानी हाउसिंग से लेके होटलिंग तक, ऐसा करने का हमारे दिमाग में है। और जो होटल इंडस्ट्री आज उनको लोन के बारे में दिक्कत आती है और कुछ दिक्कतें आती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होटल एजेंसी, होटल इन्वेस्टमेंट जो है, वो उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, लेकिन हमारे स्टेट ने नहीं दिया। तो अगले 1-2 महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हमारा ऐसा चल रहा है कि होटल को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनको लोन का जो दिक्कत आता है, बैंक की जो दिक्कत आती है, वो दूर हो जाए और होटलिंग भी अच्छी तरह से टूरिज़्म के लिए चले महाराष्ट्र में। ये सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। एक जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो बाहर की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और इवन भारत के अंदर जो कंपनियाँ हैं, एक जो प्रॉब्लम बताती है भारत के बारे में है, वो है लैंड एक्विजिशन। बहुत समय लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लिटिगेशन होता है। अ, दूसरा जो होता है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। कई बार केंद्र की एक पॉलिसी होती है, स्टेट में अलग होती है, स्टेट कुछ और कहता है। इन दोनों इश्यूज़ को हम कैसे सॉर्ट आउट करें कि अगर एक कंपनी भारत में आए, उनको लैंड आराम से मिले और दूसरी चीज़ स्टेट और सेंटर की पॉलिसी में कहीं न कहीं एक स्टैंडर्डाइज़ेशन और अलाइनमेंट हो। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया बड़ा, बहुत बड़ा, पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क अमरावती में। और हमारे लिए भी चैलेंज था कि 1000 एकड़ वहाँ लैंड एक्विजिशन करना था। तो मैंने जब मीटिंग ली हमारे सब ब्यूरोक्रेट्स की, तब उन्होंने बोला नहीं 3 महीना लगेगा, 4 मिनिमम 4 महीना लगेगा। हमने 30 दिन में एक्विजिशन कंप्लीट किया। ये कैसे किया? जब फार्मर लोगों के साथ हम डायलॉग करते हैं, फार्मर लोगों के साथ उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनकी इनको कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, वो प्लस 2% देंगे, 4% देंगे, 4 बार देंगे, 10 बार देंगे। अगर अच्छी तरह से डायलॉग हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अभी हम मेरे ख़्याल से 1.5 लाख एकड़ का एक्विजिशन महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास 2 लाख एकड़ ज़मीन है। उसके बावजूद भी हम 1.5 लाख एकड़ का एक्विजिशन कर रहे हैं। तो फार्मर लोगों को अगर विश्वास में लेके डायलॉग किया, उनकी जो अपेक्षाएँ हैं वो हम अगर पूरा पूरा कर सके, तो मेरे ख़्याल से जल्द लैंड एक्विजिशन हो जाता है। आपने हमें बताया कि आप एआई पॉलिसी लाना चाहते हैं। 2020 में एक आप आईटी पॉलिसी लाए थे। अपनी तरफ से महाराष्ट्र की तरफ से इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आप अपने महाराष्ट्र के बजट में अनाउंस कर सकते हैं, जो आप लाना चाहेंगे कुछ सालों में जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो? नहीं, मेरा एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसको कहाँ भी नहीं जाना, मैं कैबिनेट में नहीं जाना पड़ता है, किधर भी। एमआईडीसी का एक स्वतंत्र संस्थान है, वहाँ एक बोर्ड है। तो ये सब हम बोर्ड में लेके जाते हैं और हमारे बोर्ड की मीटिंग 1 महीने में 1 बार होती है। तो अगर पॉलिसी डिसीजन लेना है स्टेट के लिए, स्टेट का फाइनेंस रहे, स्टेट का बजट में लाना है, तो हम बजट में चले जाते हैं या कैबिनेट में चले जाते हैं। लेकिन एमआईडीसी का बोर्ड ऐसा है कि वहाँ हम कुछ भी पॉलिसी अपने खर्चे से ला सकते हैं। तो जो अच्छी पॉलिसी है, जो महाराष्ट्र की ग्रोथ के लिए पॉलिसी है, वो हम बोर्ड में जाके फाइनल कर सकते हैं, उसको कैबिनेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे से कोई सुझाव आया कि ये अभी नहीं है, ये पोटेंशियल है, लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये पॉलिसी नहीं है, तो भी हम कर सकते हैं। हम सब ओपन माइंडेड है, ऐसे नहीं कि हमको ही सब पता चल रहा है कि हम ही मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं जो करूँगा वही सब अच्छा है, बाकी का सब बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अगर उन्होंने हमको बोल दिया कि ये आप पॉलिसी आपके पास नहीं है, अगर आप ये पॉलिसी कर सकते हो, तो महाराष्ट्र की फाइनेंशियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बढ़ सकती है, तो वो भी करेंगे। मेरे आखिरी 2 सवाल होंगे। वो एक कहीं न कहीं से आप मैं चाहता हूँ कि आप एक रोड मैप दें, एक विज़न दें इंडस्ट्री को। चाइना प्लस वन की हम बहुत बात सुनते हैं, लेकिन चाइना प्लस वन के बारे में ये भी कहा जाता है, जो अजय बांगा वर्ल्ड बैंक प्रेज़िडेंट ने बोला कि चाइना प्लस वन अपॉर्च्युनिटी हमेशा नहीं रहेगी, 4 या 5 साल तक एग्ज़ैक्टली। के है। तो आपको क्या लगता है, एक स्टेट के लेवल पे और क्या किया जा सकता है? इंडस्ट्री और क्या कर सकती है? इंडस्ट्री अगर लाना है तो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आपको यहाँ आने के बाद जो कुछ चाहिए वो हम देंगे। और इसमें मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैं जब दक्षिण कोरिया में गया था और हुंडई के एमडी और उनके साथ जब बात की, तो वो निगेटिव माइंडसेट था कि यहाँ जाने का है, वहाँ जाने का है, ये करने का है, वो करने का है। और हमारा थोड़ा पॉलिटिकल कामगार लोगों का जो गड़बड़ चालू रहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो उनके बारे में शुरू था। जब मैं वहाँ गया, वहाँ से उनका डायलॉग सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब के साथ हो गया, तो उन्होंने हमको एश्योर कर दिया कि हम आएँगे। और वो आए। परसों डावोस में 7,000 करोड़ रुपए का हुंडई ने हमारे साथ एमओयू किया। जगह भी हमने मालेगाँव दी। प्लांट। हाँ,
तो इसलिए कॉन्फिडेंस देना पहले हमारी हमारी ज़िम्मेदारी है और कॉन्फिडेंस देने के बाद जो कॉन्फिडेंस दिया है, वो इम्प्लीमेंट करना। अगर कॉन्फिडेंस देने के बाद हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके, तो वापस चले जाएँगे। एक मेरा आखिरी सवाल, आप हमने तो आपसे बहुत पूछा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ आप चाहते हैं इंडस्ट्री करे, जो आप अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में हमेशा इंडस्ट्री को कहते हैं कि गवर्नमेंट तो इतना ही कर सकती है, चाहे पीएलआई स्कीम हो या सब्सिडीज हो, हमेशा तो नहीं रहेंगी। पीएलआई सब्सिडी एक दिन जाके खत्म होंगी, कम ही होंगी आगे जाके 3-4 साल में। जो आप चाहते हैं इंडस्ट्री करे, जो आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लैक कर रही है, वो क्या होंगी वो बातें? एक तो ऐसा है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, ये दोनों ने सोच समझ के ही चलना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री ये टोटली उधर के जो जिस स्टेट में वो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ इंजन है। अगर इंडस्ट्री ने बोला कि अभी ये स्टेट में हम नहीं जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाकी सब के दिक्कत हो जाएगी, सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनसे उनके साथ डायलॉग चाहिए, नंबर वन। उनको जो चाहिए वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए और उनकी तरफ से भी कमिटमेंट लेनी चाहिए कि जो जॉब जनरेशन है, बेरोज़गारी हम दूर करने जा रहे हैं, वो वहाँ का प्रॉब्लम पहला क्या रहता है कि प्रॉपर लोगों को रोज़गार, ये बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सब इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेंगे कि यही प्रॉब्लम है, ये सुलझाना चाहिए और गवर्नमेंट ने हर दिन, हर मिनट इंडस्ट्री के पीछे खड़े रहना चाहिए। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाएगी और उससे स्टेट की भी ग्रोथ हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन ये सबसे बढ़िया उसके ऊपर उपाय है और वो करना चाहिए। Thank you so much, Uday Samanji, for joining us today for this ZWork Smart Manufacturing Summit. You really gave us a vision, a 10-year roadmap for the Indian industry, what you're doing in the state of Maharashtra, what has been done, and what to expect in the years to come. Thank you very much for joining us on this program. With that, it's a wrap on this edition of the ZWork CNBC TV18 Smart Manufacturing Summit. We will continue our focus here on India's manufacturing prowess and how to make India's products competitive globally, and also making sure startups are able to align and integrate themselves with India's larger growth story going forward.